चलिए हम लोग क्लास शुरू करते हैं अपनी। राइट, हम लोगों ने शुरू किया था। देखिए ये आपके डेमो क्लासेस चल रही हैं। जैसे ही आपके रजिस्ट्रेशन होने शुरू हो जाएंगे फिर हम अपना बैच अनाउंस कर देंगे, विद इन वीक कर देंगे। और उसी लिए मैं आईपीसी के कुछ सेक्शंस पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को। कल भी क्लास मैं चाहूंगा जो लोग आज डेमो क्लास ले रहे हैं वो पहली दो क्लासेस को भी देख लें अच्छे तरीके से, क्योंकि उनकी कॉन्टिन्यूटी में क्लासेस आई हैं। हम्म आज की क्लास शुरू करते हैं, तो उन क्लासेस को देख लें हम लोग, आप लोग अच्छे तरीके से। और हमने अभी तक क्या पढ़ा है? बीएनएस में आपका सेक्शन पड़ता है ये 100, आपराधिक मानवत। आईपीसी का सेक्शन 299 है। और उसके बाद में हम लोगों ने पढ़ा है, क्या पढ़ा है? हम लोगों ने पढ़ा था कल सेक्शन 300 मर्डर पढ़ लिया था। उसके आज एक्सेप्शन को पढ़ाना था। आज उसके एक्सेप्शन से कंटिन्यू कर रहा था, अपवाद नंबर 1 से शुरुआत करनी थी। तो कल का फिर भी हम लोग एक बार रिकैप कर लेते हैं अच्छे तरीके से। देखिए, तो कल हम लोगों ने पढ़ा, परसों हमने पढ़ा था आपराधिक मानववध, कल हमने पढ़ा था हत्या। और आज हम पढ़ेंगे सेक्शन 300 आईपीसी का, मान लीजिए, या फिर आप मान लीजिए सेक्शन 101 बीएनएस का, हत्या के अपवाद। हत्या और हत्या के अपवाद, 5 अपवाद है। आज हम वहां से कंटिन्यू करेंगे, लेकिन इसको समझने के लिए थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। ठीक। सो ये देखिए आप, ये है सेक्शन 300। ये है सेक्शन 300। क्या है ये? इसमें इसके पश्चात अपवादित दशाओं को छोड़कर आपराधिक मानव वध नहीं है। ये जो पहली लाइन है सुधा, इसको मैंने कल भी समझाया था, आज भी समझ लो। क्या था पहली लाइन? क्या थी? इस सेक्शन में 300 आईपीसी 101 बीएनएस, इसमें इसके पश्चात आपवादिक दशाओं को छोड़कर, आपवादिक दशाओं को छोड़कर मतलब क्या हुआ? सेक्शन 300 में 5 अपवाद दिए गए हैं। 5 exceptions आर देयर इन दी सेक्शन 101 बीएनएस में। उनको छोड़कर अगर आपका सेक्शन 300 में केस कवर होता है तो उसको क्या बोलते हैं? आपराधिक मानववध हत्या है। और नहीं तो आपराधिक मानववध हत्या नहीं होगी। अगर ये भी थोड़ा सा, क्योंकि कुछ लोग पहली बार आ रहे हैं, तो इसको समझने के लिए आपको कल वाली क्लास जरूर देख लेना। आज हम लोग जो है तो शुरू करने वाले हैं, इसी को पकड़ते हैं यहाँ से, ताकि आप लोग ढंग से कंफ्यूज नहीं हो। ये है हमारा अपवाद नंबर 1, सेक्शन 300 का एक्सेप्शन है ये, एक्सेप्शन 1 है, या इसको आप 101 का एक्सेप्शन 1 कह सकते हैं। अपवाद नंबर 1 इसको समझते हैं हम लोग। सेक्शन 300 जो है, यानी कि 101 जो है, वो डिफाइन क्या करता है? वो डिफाइन करता है हत्या, कि कब आपराधिक मानववध हत्या होगा। और अपवाद नंबर 1 उस दशा को बताता है, उन परिस्थितियों को बताता है जब आपराधिक मानववध हत्या नहीं होगा। अब कब नहीं होगा उसको समझते हैं, पढ़िए मेरे साथ। देखिए, अपने बेर एक्ट को पढ़ना इस तरीके से, एंड आई गिव यू गारंटी, हिंदी मीडियम में इतने अच्छे तरीके से, इतने इंटरेस्टिंग तरीके से शायद ही कहीं कोई क्लास होगी, मिलेगी आपको। और आप मुझे बता सकते हैं अगर वैसा फील नहीं करें तो। ये तो बस मन से पढ़ना। क्योंकि आप लोग ऑनलाइन बैठे हैं तो बाकी के सारे डिस्ट्रैक्शंस को हटा के पढ़ना। यही मेरी इल्तिजा आप लोगों से, इसको क्लास को एंजॉय करना आप लोग के। एक एक वर्ड बहुत कीमती है आईपीसी में या बीएनएस में, आपको एक भी शब्द मिस नहीं करना। बहुत साइंटिफिक तरीके से पढ़ना है, टेक्निकली तरीके से पढ़ना है, ब्रेक कर करके पढ़ना है एक एक लाइन को। बेरेट को बेरेट पढ़ना आना चाहिए हम लोगों को अच्छे तरीके से। देखिए क्या है, आपराधिक मानववध, आपराधिक मानववध हत्या नहीं है। आपराधिक मानववध हत्या की कैटेगरी में नहीं आएगा। वो आपराधिक मानववध तो है, कोई कार्य आपराधिक मानववध तो है, लेकिन वो हत्या नहीं है। कब नहीं है? अब नहीं है। ये पढ़िए, अशोक डांगी साहब पढ़िए, सन्नी साहब ध्यान दीजिए। यदि अपराधी, यदि अपराधी कब? उस समय, किस समय? जब वह गंभीर को गोल करो
और अचानक को गोल करो, प्रकोपन से आत्म संयम की शक्ति से वंचित हो। इस बात को समझिए, इसे कहते हैं ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन एक्सेप्शन। ये उस स्थिति की बात कर रहे हैं जब अपराधी, जिस अपराधी ने, जिस व्यक्ति ने क्या किया है, आपराधिक मानव वध किया है। एक व्यक्ति ने आपराधिक मानव वध किया है, कल्पेबल होमिसाइड की है, लेकिन कब की है ये इंपॉर्टेंट है। इसको पहले हम उदाहरण से समझ लेते हैं, शायद आपको ज्यादा आसानी से समझ में आए चीजों को। देखिए, एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति को अपने, कल भी मैंने उदाहरण दिया था, आज को रिपीट कर रहा हूं उसको, और नानावती का केस भी इसी पर है, इस पे फिल्म भी बन चुकी है। एक व्यक्ति, एक व्यक्ति की पत्नी के किसी और पुरुष के साथ इलीगल रिलेशनशिप थे, और ये बात उस व्यक्ति को कि मेरी पत्नी ऐसे से है, उसने अपनी पत्नी को रंगे हाथ पकड़ा, खून खोल गया, उसका दिमाग खराब हो गया, उससे तुरंत पिस्टल निकाली और तुरंत उस इंसान को, आदमी को मार डाला। अब यहाँ पे मार डाला, किसी की उसने हत्या कर दी, हत्या नहीं, किसी की उसने मृत्यु कारित कर दी, इसलिए आपराधिक मानव वध की श्रेणी में तो आ ही गया वो, आपराधिक मानव वध तो हो ही गया। अब क्वेश्चन यहाँ पे सिर्फ ये है कि क्या इस आपराधिक मानव वध को हत्या माना जाए या नहीं माना जाए, शुड इट बी कंसिडर्ड एज मर्डर और नॉट, ये क्वेश्चन है। तो यहां पे दिया गया कि भाई उसने जो डिफेंस लिया अपना, उसने कहा कि जन सर मैंने इससे मारा कि मुझे अचानक बहुत गुस्सा आ गया था, इतना गुस्सा आ गया था कि मैंने, मेरी आत्म संयम रखने की शक्ति समाप्त हो गई थी। आई कुड नॉट कंट्रोल माई सेल्फ, आई वॉज डिप्राइव्ड ऑफ माई पावर ऑफ सेल्फ कंट्रोल। मैं अपनी आत्म संयम की शक्ति से वंचित हो चुका था, और ऐसी दशा में मैंने उसका खून किया है, उसकी मृत्यु कारित की है, जिसने मुझे वो गुस्सा दिलाया था, जिसने मुझे प्रोवोकन दिलाया था, जिसने वो प्रोवोकेशन दिलाया था। ऐसी दशा में इवन दो उसका जो अपराध है वो हत्या की श्रेणी में आता, हत्या की श्रेणी में आता, लेकिन क्योंकि उसने जो अपराध है, जो मृत्यु है, वो ऐसी दशा में की थी जब गंभीर एवं अचानक प्रकोपन था, तो इसलिए हत्या की जो ग्रेविटी है, हत्या का जो गंभीरता है, जो मृत्यु गंभीरता, वो थोड़ी कम हो गई। उसकी उसको सजा अब हत्या की नहीं मिलेगी, उसको सजा अब आपराधिक मानव वध की मिलेगी। हत्या की सजा ज्यादा है, आपराधिक मानव वध की सजा कम है। इसमें दो ही सजाएं हैं, या तो सजाए मौत है या आजीवन कारावास है, लेकिन आपराधिक मानव वध में 10 ईयर 10 ईयर्स तक की सजा है, इसलिए इससे कम है इसमें। इसलिए कोशिश ही करते हैं, एडवोकेट कोशिश करते हैं कि अगर किसी को मर्डर का चार्ज लगा भी है तो कोशिश करते हैं कि हत्या का चार्ज खत्म हो जाए और उसको आपराधिक मानव वध का ही उस पर चार्ज रह जाए। तो ये उदाहरण आपको समझ में आया नहीं आया, इस उदाहरण को ध्यान में रखेंगे अगर, तो हमें अब ये बात समझ में आ जाएगी। तो ऐसे मान लीजिए एक साहब सनी साहब हैं, कौन साहब हैं, सनी जी हैं, ये हैं सनी, ये रे सनी साहब, ये हैं एडवोकेट, इनके पास एक मुकदमा आया, ये मुझसे क्या हो गया है, मुझसे किसी की डेथ हो गई है, और मेरे पे मुकदमा चल रहा है मर्डर का, हत्या का, मर्डर या हत्या का। वकील साहब मुझे बचा लो। कि भाई तू ये बचा तो नहीं सकता मैं, तो जनाब कोई मेरी बस सजा कम करा दो कम से कम, मैं मरना नहीं चाहता, मैं आजीवन कारावास नहीं चाहता। हाँ, इसके लिए मैं कोशिश कर सकता हूँ। तो अब सनी की जो एफर्ट्स हैं, सनी जो क्या एफर्ट्स करेगा, सनी ये एफर्ट करेगा कि अगर मैं मर्डर के चार्ज को, इसको मैं कन्वर्ट करा दूं कल्पेबल होमिसाइड में, कल्पेबल होमिसाइड यानी कि आपराधिक मानव वध में, तो इसकी सजा कम हो जाएगी। इतनी सी बात आपको समझ में आई या नहीं आई, और फिर ये कब होगा, कैसे होगा, ये मैं आपको समझाऊंगा।
बोलो यस और नो। नीरज कुमार, निधि, इतनी बात समझ में आई नहीं आई आपको? अशोक डांगी, कम ऑन। देखिए आप लोग बहुत टेक्निकल सब टॉपिक पे पढ़ रहे हैं और वो भी इन बिटवीन पढ़ रहे हैं। कम ऑन। नीरज, आपको ना मैसेज करना होगा, वीडियो से नहीं बोलना है आपने। आपने मैसेज करना है। शाबाश, कीजिए कीजिए, हो जाएगा। महेंद्र, कम ऑन। वेरी गुड। और इन बिटवीन मैंने आपको बता दूं, हम लोगों ने, हमारे मैनेजमेंट ने डिसाइड किया है, आज के बाद, आज से लेकर के बस 24 आवर्स के लिए एक हम लोग एक स्पेशल योजना लेकर के आए हैं आपके लिए। पर मंथ स्कीम, हिंदी मीडियम के लिए पर मंथ स्कीम। हमारी जो क्लासेस चलेंगी वो 3 आवर्स क्लासेस चलेंगी पर डे। 3 आवर्स क्लासेस, 5 डेज ए वीक, 3 घंटा क्लास चलेगी, 1.5 घंटे की 2 क्लासेस होंगी, 5 डेज वीक चलेंगी। इसमें रजिस्ट्रेशन हम लोग कर रहे हैं, शुरू में केवल 10 स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन होगा पर मंथ के हिसाब से, बस 2,500 रुपये इंक्लूडिंग टैक्सेस, सब कुछ पर मंथ के हिसाब से। तो टीम से बात कर लेना, जो लोग डेमो ले चुके हैं उन, अगर वो पर मंथ स्कीम में जाना चाहते हैं, इससे बढ़िया कुछ नहीं है उनके लिए। तो जस्ट गेट टेक द बेनिफिट ऑफ दिस स्कीम। चलिए, अनम्यूट नहीं हो रहा अशोक डांगी, आपको बोलना नहीं है, आपको अनम्यूट होगा भी नहीं वो, आपको यहां, आपको मैसेज करना है बस ये। चलिए अब पढ़ते हैं क्या है, देखिए। तो अब सनी के सामने यह टारगेट यह है कि उसको मर्डर से लेकर के कहां पर लेकर आना है, आपराधिक मानववाद पे लेकर आना है। अब ये देखता क्या है कि कैसे करूं कैसे करूं कैसे करूं। तो फिर इसको समझ में आया, मैं कोशिश करता हूं पहले अपवाद नंबर 1 में अगर मेरा केस कवर हो जाता है, तो पहली ही लाइन लिखी है, क्या लाइन लिखी है? आपराधिक मानव वध हत्या नहीं है। ले भाई, तेरा काम हो गया। अगर तू कम से कम बस एक अपवाद नंबर 1 में अगर तेरा केस कवर हो गया, तो बस तेरा काम बन गया। तेरा फिर हत्या की कैटेगरी में नहीं रहोगे, आपराधिक मानव वध जो कि हत्या नहीं की कैटेगरी में आ जाओगे। लेकिन इसके लिए हमें क्या क्या प्रूव करना पड़ेगा? तो 2-3 शब्द हैं, उसको समझिए आप, फिर मैं उनको अलग अलग समझाऊंगा, फिर मैं आपको उनको जोड़ के समझाऊंगा। एक शब्द है, देखिए, गंभीर और अचानक प्रकोपन। प्रकोपन समझिए पहले, प्रकोपन क्या होता है? प्रकोपन होता है गुस्सा, है ना, प्रोवोकेशन। किसी ने आपको गुस्सा दिला दिया, प्रोवोक कर दिया, समझे? दूसरा वर्ड है गंभीर प्रकोपन, ग्रेव प्रोवोकेशन। गंभीर का मतलब है गुस्सा हल्का फुल्का नहीं है, जबरदस्त वाला गुस्सा है, एकदम जबरदस्त। ग्रेव एक शब्द ये हुआ। दूसरा शब्द क्या है? गंभीर, और को अंडरलाइन कीजिए, अचानक। तो ये ऐसे प्रकोपन की बात कर रहे हैं जो गंभीर है, और दूसरा क्या है? वो अचानक है। गंभीर एवं अचानक प्रकोपन, इसको आप ऐसे पढ़ सकते हैं। मैं इसको थोड़ा सा आपकी मदद के लिए मैं इसको ऐसे करता हूं, इसको आप ऐसे देखिए, ये ज्यादा बेहतर दिखेगा आपको। देखिए, एक शब्द है गंभीर और अचानक प्रकोपन। प्रकोपन कैसा होना चाहिए? वो गंभीर होना चाहिए। प्रकोपन कैसा होना चाहिए? अचानक होना चाहिए। इसका मतलब क्या है? देखिए, एक एक होता है गंभीर, एक होता है सामान्य गुस्सा होना। हल्का फुल्का हो गया, गुस्सा हो गया, जैसे मान लीजिए आप गली मोहल्ले में जा रहे हैं, आपको किसी ने कहा पागल है क्या, तो हो सकता है आप इग्नोर कर दिए, गुस्सा है तो अरे पागल क्या कहा तूने, आओ अभी, हल्का सा गुस्सा हो गया। और मान लो उसने आपको ऐसी गालियां दे दी जो आप सुन नहीं सकते हैं, तो आपको जो गुस्सा आएगा, कौन सा गुस्सा आएगा? गंभीर गुस्सा आएगा। तो एक तो ये बात हो गई। दूसरा है अचानक। अचानक प्रकोपन किसे कहेंगे? कि वो घटना तुरंत घटी। एक एक क्या है कि तुम्हें किसी ने बुरा भला कहा, और तुमने कहा अब मैं इसे मजा चखाऊंगा, और नाउ आप गुस्से में तो आ गए, लेकिन आप उसको प्लान कर रहे हैं कि 2-4 दिन बाद बेटा तुझसे मैं हिसाब चुकता करूंगा। तो गुस्सा तो है आपको, गंभीर प्रकोपन तो है, गंभीर तो है, लेकिन वो अचानक नहीं होगा। तो जो प्रकोपन है
वो प्रकोपन फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्सेप्शन शुड बी गंभीर एंड और अचानक, ग्रेव एंड सडन। तो आप मुझे बताइए पहले, आप इतना समझ में आपको आया या नहीं आया? गंभीर और अचानक प्रकोपन, प्रकोपन का मतलब समझे आप लोग, हाँ या ना? जल्दी बताइए। देखिए, आम भाषा में समझिए कि ये जो है, ये जो अपवाद तब लागू होगा, इसे कहते हैं प्रकोपन को सामान्य भाषा में बोलते हैं गुस्से में, कि आपने किसी को गुस्से में मार दिया। लेकिन क्या हर प्रकार का गुस्सा पे काम करेगा? नहीं। गुस्सा भी जो है उसकी भी खास बात क्या होनी चाहिए, वो गुस्सा पहले कैसा होना चाहिए? गंभीर होना चाहिए। ठीक, गंभीर गुस्सा आना चाहिए, मतलब एक लेवल का गुस्सा होना चाहिए, हल्का फुल्का गुस्सा नहीं होना चाहिए। कई बार आप थोड़ा गुस्सा होते हैं, कई बार बहुत गुस्सा होते हैं, कई बार बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं। एक तो ये, किसी व्यक्ति को गुस्सा आया हुआ हो, बहुत ज्यादा आया हुआ हो, और कैसा हो? अचानक हुआ हो गुस्सा, वो गुस्सा भी अचानक हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल जो मैंने दिया आपको, एक व्यक्ति क्या है, एक किसी व्यक्ति ने आपको, किसी व्यक्ति ने जो सनी है, सनी को क्या दे दी? गाली दे दी। और गाली ऐसी कि कान फट जाए। ऐसा गुस्सा कैसा आएगा बताओ? गंभीर गुस्सा आएगा या सामान्य गुस्सा आएगा? गंभीर गुस्सा आएगा। ठीक है, तो इसको उसको कहते हैं गंभीर प्रकोपन। तो इसको गंभीर प्रकोपन तो हो गया, लेकिन अब ये क्या करता है? तुरंत नहीं मारता है उस व्यक्ति को, उसको प्लान करता है, 2-4 दिन बाद मारता है उसको। तो हम ये कहेंगे इसका जो प्रकोपन है वो गंभीर तो था, लेकिन अचानक नहीं है अभी। अगर ये तुरंत मारता, देन एंड देयर उसका रिएक्शन दिखाता, तो हम कहते हैं कि इसका जो प्रकोपन है वो गंभीर भी है एवं अचानक आया हुआ प्रकोपन है। तो जो प्रकोपन है, इस अपवाद के लिए जो प्रकोपन है वो गंभीर भी होना चाहिए और अचानक भी होना चाहिए। प्लीज लेट मी नो, बात समझ में आई नहीं आए तो? सडन मीन्स अचानक। बोलो यस और नो। इसे कहते हैं ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन। तो ग्रेव होना चाहिए प्रोवोकेशन, सडन होना चाहिए, और ये प्रोवोकेशन होना चाहिए। बोलो यस और नो, इतनी बात समझ में आ गई अब? तो एक रिक्वायरमेंट ऐसी है कि गंभीर एवं अचानक प्रकोपन, देखो मैं पूरी मेहनत कर रहा हूं एक एक शब्द पर, और कैसे? आत्म संयम की शक्ति से वंचित हो। यस, इतना गंभीर प्रकोपन था और अचानक प्रकोपन था कि सेल्फ कंट्रोल, ही वॉज डिवॉइड ऑफ द पावर ऑफ द सेल्फ कंट्रोल, आत्म संयम की शक्ति से वंचित हो चुका था। तो गुस्सा किस श्रेणी का होना चाहिए? जब कहीं साहब का सेल्फ कंट्रोल खत्म हो गया। फिल्म देखना है वास्तव, वास्तव में दिखाते हैं कई बार उसको, क्या संजय दत्त को, कि सेल्फ कंट्रोल ही खत्म हो जाता है। ठीक है, या जैसे एक फिल्म आई थी, आ, किस यार, बहुत दिन हो गए फिल्म देखे हुए, वेलकम। वेलकम में जो डॉन होता है, उसके बेटी की खबर सुनाई जाती है, मर गया, जब पता चलता है कि अच्छा इन्होंने मारा है उसको, तो अचानक गुस्से में आ जाएगा लास्ट के सीन में वो। तो वो गुस्से की बात कर रहे हैं। तो गंभीर एवं अचानक प्रकोपन ऐसा जिससे कि वह व्यक्ति आत्म, एनिमल मूवी, अरे वाह, थैंक यू महेंद्र, तुमने बढ़िया कर दिया, आत्म संयम की शक्ति से वंचित हो गया हो। तो इस प्रकार को आई बिलीव कि आप लोगों को ये अच्छी तरीके से बात समझ में आ गई होगी। पहली बात ये, तो ये बात आ गई उस समय वह, इस लाइन को पूरा पढ़, अब मैं तीनों को एक साथ पढ़ूंगा ताकि और समझ में आ जाए आपको, कि अब उस समय की बात कर रहे हैं जब उस व्यक्ति को गंभीर एवं अचानक प्रकोपन की वजह से उस व्यक्ति की आत्म संयम की शक्ति समाप्त हो गई थी, पूरी वंचित हो चुका था। और उसने क्या किया? उस व्यक्ति की, जिसने वह प्रकोपन दिया था, देखो इस लाइन को अंडरलाइन कर लो, हाईलाइट कर लो, यहां से क्वेश्चन आएगा, मृत्यु कारित कर दे। तो वह व्यक्ति किसकी मृत्यु कारित कर रहा है? जिसने वह प्रकोपन दिया था, जिसने वह गुस्सा दिलाया था, उसकी डेथ कर दे। अगर उसकी डेथ कर देता है, तब ये कहा जाएगा
कि इसका अपराध हत्या का नहीं है, वरन आपराधिक मानव वध का ही है। बोलो हाँ या ना। तो कुछ इसको ऐसा समझ लीजिए आप लोग कि एक व्यक्ति ये है, एक व्यक्ति ये है, और इसने इसको कुछ कहा, मान लीजिए, और इसके वजह से इसको क्या हुआ, ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन, हिंदी में बोलते हैं गंभीर एवं अचानक प्रकोपन हुआ। इसकी वजह से क्या हुआ, इसकी वजह से क्या हुआ, आत्म संयम खत्म हो गया इसका। इसकी वजह से क्या हुआ, इस व्यक्ति ने इसकी, इस व्यक्ति की, ये व्यक्ति कौन है, प्रकोपन देने वाला, इसकी क्या कर दी, मृत्यु कर दी इसकी, गोली मारी इसको, बंदूक चलाई। ठीक, बंदूक चलाने से कहां पे लगी, इसके माथे में लगी, ब्रेन में। ये क्या होना चाहिए था, केस होना चाहिए था हत्या का, लेकिन क्योंकि इसने गंभीर एवं प्रकोपन की स्थिति में किया था, और स्थिति ऐसी थी कि आत्म संयम खो दिया था, और मृत्यु भी उसी व्यक्ति की करी है जिसने कि उसको प्रकोपन दिया था, इसलिए हत्या का जो अपराध है वो हत्या नहीं होगा, वो केवल आपराधिक मानव वध की श्रेणी में ही आएगा। बोलो यस और नो, कम ऑन एवरीवन फास्ट। तो ये समझ में आया नहीं आया आपको, जल्दी बताओ मुझे। निधि, पिंकी, विशाल फास्ट प्लीज, विजय शर्मा, सुधा कुमारी फास्ट, सब लोग बताइए जल्दी से। अशोक डांगी, अनिल कुमार, मुकेश, क्या पोजीशन है। जब तक आप लोग कहोगे बढ़ूंगा नहीं मैं, ये इंटरेक्टिव क्लासेस है भाई यहाँ की, ऐसे नहीं पढ़ाई करते रहो और ये पता ही नहीं चलेगा हमारे स्टूडेंट को समझ में आया नहीं आया, बस बढ़िया हो गया। अब एक सिचुएशन और हो सकती है, गुस्सा दिलाया था इसने, लेकिन साथ में खड़ा था एक व्यक्ति और खड़ा था, ये रहा। अब अगर मान लीजिए वो गोली इसके आके लगती है, जिसने गुस्सा नहीं दिलाया, तब क्या होगा, उसके बारे में क्या बात की गई देख लीजिए। तो या तो वो व्यक्ति उस व्यक्ति की मृत्यु कारित करे जिसने कि वह प्रकोपन दिया था, वह जिसने वह प्रकोपन दिया था उसकी मृत्यु करे, या किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु करे, किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु करे, लेकिन कब करे, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बता रहा हूं, हाईलाइट कर लो भैया, भूल या दुर्घटनावश करे। अगर अन्य व्यक्ति की मृत्यु हो तो वो भूलवश हो या वो दुर्घटनावश हो, जानबूझ करके नहीं करे। हम्म, क्या मतलब है इसका, कि तुमने मुझे गुस्सा दिलाया, ठीक, ढिशका, तुम ही मार दिया मैंने, मैं मारना चाहता हूं तुम्हें, तो मेरा अपराध हत्या का नहीं होगा, आपराधिक मानव वध का होगा। लेकिन तुम्हें नहीं मारा मैंने, तुम्हारे बिटवा को मारा, कि तू तू मुझे गाली देगा, मैं तो इस वक्त सिखाता हूँ, मैं तेरे बेटे को मारता हूँ, ढिशक्या। तो मैंने, अब बच्चे ने मुझे गुस्सा नहीं दिलाया था, मैंने उसको मारा। गुस्सा किसने दिलाया था, गुस्सा मुझे आपने दिलाया था। तो क्या तब भी मुझे उसका लाभ मिलेगा, नहीं मिलेगा। अगर मैं या तो उस व्यक्ति की मृत्यु कारित करूं जिसने मुझ स्थिति में, तो मुझे इस अपवाद का बेनिफिट तभी मिलेगा जब मैंने मृत्यु तो कारित कर दी, लेकिन कैसे की, भूल एवं दुर्घटनावश की है। दूसरे व्यक्ति को मैं नहीं मारना चाहता था, मैं केवल उसको, मैं तो केवल उसको मारना चाहता था जिसने मुझे प्रकोपन दिलाया, लेकिन मृत्यु हो गई इसकी, लेकिन ये भूल से हुई है, दुर्घटनावश हुई है, इससे मेरा कोई दोष नहीं है।
तो ऐसी स्थिति में जब ये आप ये सारी बातें प्रूव कर देंगे, तब हम कहेंगे आपराधिक मानववध हत्या, आपराधिक मानववध हत्या नहीं है, ये बात आ जाएगी। इसको समझने के लिए हमें भगवान झूठ न बुलाए, देखते हैं कोई दृष्टांत है क्या। देखो ये रहा, ये दृष्टांत है आपका का। इसको पढ़ते हैं, आपके बैरक में होगा ये। देखो क्या है ये, या द्वारा दिए गए प्रकोपन के कारण। ये ध्यान रखो, अब प्रकोपन कौन दे रहा है, या दे रहा है। ये रहा या, प्रकोपन दे रहा है। या के प्रकोपन के कारण प्रदीप्त आवेश के असर में माँ का, ये व्यक्ति माँ आ गया। माँ कौन है, या का बालक। ठीक, या का बालक। तो ये तो रहा या जिसने प्रकोपन दिलाया था, ये रहा उसका बचुआ माँ। ठीक, कै जानबूझकर वध कर देता है, समझे। तो कै कैसे, देखो इस वर्ड को ध्यान रखना, अंडरलाइन, जानबूझ करके वध करता है, जानबूझकर। किसकी करता है, माँ की करता है। तो क्या माँ ने आवेश में दिलाया था, नहीं दिलाया था। अब यहां पर ये भूलवश नहीं कर रहा, भूलवश नहीं कर रहा, या दुर्घटना में नहीं कर रहा, ये जानबूझकर वध करता है। तो ये मामला हत्या है, यह हत्या है, क्योंकि प्रकोपन उस बालक द्वारा नहीं दिया गया था और बालक की मृत्यु उस प्रकोपन से किए गए कार्य को करने में दुर्घटना या दुर्भाग्य से नहीं हुई है, बल्कि जानबूझ करके की गई हत्या है। अब मुझे बताओ कि आपको समझ में आया या नहीं आया है। यहाँ पर बच्चे की डेथ की गई है, लेकिन जानबूझ करके उसका वध किया गया है, वो दुर्घटनावश या दुर्भाग्य से नहीं हुआ है, दुर्घटना या दुर्भाग्य से नहीं हुआ है। तो ऐसे केस में ये क्या रह जाएगा, ये हत्या हो जाएगी। यहाँ पर आपराधिक मानव वध नहीं होगा, आपराधिक मानव वध नहीं होगा, यह केस हत्या का होगा। बोलो यस और नो। ये कह रहे हैं महेंद्र कह रहे हैं सर ग्रे प्रोवोकेशन भी नहीं है। तो ये मान के चल रहे हैं कि देखो, ये जो लाइन लिखी है ना इसमें, प्रकोपन के कारण, यहाँ पर पॉइंट जो समझाया गया है इस उदाहरण में, वो समझाया गया है कि उस व्यक्ति की मृत्यु कारित की गई है जिसने कि प्रकोपन नहीं दिलाया है। प्रकोपन गंभीर एवं अचानक ही है यहाँ पर, ये इस वाले उसमें पॉइंट ये समझाया गया है कि आपको जो प्रकोपन है, प्रकोपन ए, ये, तो इस व्यक्ति ने प्रोवोकेशन दिलाया, ये ए है ये बी है। तो प्रोवोकेशन दिलाया बी ने, लेकिन ए ने मारा है सी को। थर्ड पर्सन की जब डेथ करते हैं, तो तब भी क्या गंभीर एवं अचानक प्रकोपन का लाभ मिलेगा, लाभ मिल सकता है। जबकि आपको ये प्रूव करना होगा, क्या प्रूव करना पड़ेगा, कि वो जो प्रकोपन है, वो जो ध्रुव, जो तीसरे व्यक्ति की मृत्यु हुई है, वो भूलवश हुई है, वो भूल या दुर्घटनावश हुई है, जान बूझकर नहीं हुई है। समझ? अगर वो हत्या जानबूझकर की गई है, तो फिर तो भूल या दुर्घटना से हुई नहीं है, फिर आपको आपके कार्य को हत्या ही माना जाएगा, आपराधिक मानववध नहीं माना जाएगा। तो 3-4 पॉइंट से मैंने आपको समझाया, ये प्लीज लेट मी नो यहाँ तक आपको समझ में आया नहीं आया, वरना फिर मैं आपको रिवाइज कराता हूँ सबको अभी तक दोबारा। तो अब इसको मैं कुछ बोल रहा हूं, वो आप लिख लीजिए, लिखिए फटाफट। डिक्टेशन दे रहा हूं तो ताकि पॉइंटर्स में आपको याद हो जाए। लिखिए, अपवाद 1। हम्म, अपवाद एक को, अपवाद एक का लाभ लेने के लिए निम्न शर्तें, निम्न शर्तों का पूरा होना आवश्यक है। नंबर 1, अपराधी को गंभीर और अचानक प्रकोपन दिया गया हो, जिससे उसकी आत्म संयम की शक्ति समाप्त हो गई है। लिखिए,
इसी पॉइंट में लिखिए, प्रकोपन गंभीर एवं अचानक होना चाहिए। यह केवल गंभीर या केवल अचानक नहीं होना चाहिए। लिख लिया आप लोगों ने? जो प्रकोपन गंभीर और अचानक दोनों होना चाहिए, यह केवल गंभीर या केवल अचानक नहीं होना चाहिए। जो मैंने समझाया था वो मैंने लिखवा दिया आपको। तो गंभीर और अचानक हो गया। अगर गंभीर तो है लेकिन अचानक नहीं है, अचानक है लेकिन गंभीर नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए, दोनों ही होना चाहिए। दूसरी बात होगी, देखिए, उस व्यक्ति की मृत्यु कारित की गई हो, नंबर 2 सिचुएशन, नंबर 2 शर्त, उस व्यक्ति की मृत्यु कारित की गई हो जिसने जिसने वह प्रकोपन दिया था, जिसने वह प्रकोपन दिया था, अन्य किसी व्यक्ति की मृत्यु नहीं होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट, यदि प्रकोपित व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु कारित करता है, यदि प्रकोपित व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु कारित करता है जिसने वैसा प्रकोपन नहीं दिया है, कॉमा करके, जिसने वैसा प्रकोपन नहीं दिया है, कॉमा, तब मृत्यु भूलवश हो या दुर्घटनावश हो, भूलवश हो या दुर्घटनावश हो, यह जानबूझकर ना की गई हो। पूर्ण विराम नीचे लिख लीजिए। यदि उपरोक्त शर्तें पूरी होती हैं तब अपराधी का अपराध, आपराधिक मानववध, आपराधिक मानववध जो कि हत्या नहीं है, पूर्ण, इसको इन्वर्टेड कॉमास में कर देना, आपराधिक मानववध जो कि हत्या नहीं है तो होगा, ना कि हत्या, ना कि हत्या। अब आपको समझ में आ गई? अब देखिए, मैंने रट के तो बोला नहीं है, अगर किसी को कहीं रह गया हो तो वो दोबारा इसकी रिकॉर्डिंग देख के भी लिख सकते हैं। हालांकि मैंने सारी बातों को पढ़ा दी है, समझा दी है, उन्हीं बातों को लिखवाया है आपको, कहीं नई बात नहीं लिखवाई है। सही। ल- तब लास्ट लाइन, चलिए लास्ट लाइन बता देता हूं। तब उसका अपराध, अपराध आपराधिक मानववध होगा, आपराधिक मानववध होगा, ना कि हत्या। इसी को और समझने के लिए हम देखते हैं और क्या कुछ कर सकते हैं। ये दृष्टांत खा पढ़िए, आपके बैरक में होगा, और आप अपने ही पास में जोर जोर से, इतने जोर से पढ़ो कि बिना माइक ओपन करे मुझ तक आवाज आ जाए। मैं भी यहाँ पढ़ रहा हूँ, आप अपने साथ पढ़िए। का को माँ, माँ, किसको? का को। माँ गंभीर और अचानक प्रकोपन देता है। देखो दोनों शब्द यहाँ पर आ गए, गंभीर और अचानक प्रकोपन देता है। तो पहली जो शर्त है वो तो हमारी पूरी हो गई। प्रकोपन कैसा है यहाँ पर? गंभीर है, और कैसा है? अचानक है। गंभीर प्रकोपन है और अचानक प्रकोपन है, देता है। ठीक। किसको मिलता है? क्या को। अब क्या को गुस्सा आ गया, क्या इस प्रकोपन से मैं पर पिस्तौल चलाता है। किस पर पिस्तौल चलाता है? मां पर। मैं व्यक्ति कौन है? जिसने प्रकोपन दिया था। तो कै कै पिस्तौल चलाता है मां पर। ये कौन है? इसी व्यक्ति ने प्रकोपन दिया था, जिसमें न तो उसका आशय यह का, एक व्यक्ति अब यह आ गया, ये यहां पर यह है ना। यह कौन है? जो समीप ही है, मां के समीप में खड़ा है, पास में खड़ा है ये, किंतु दृष्टि से बाहर है। इसके पास में तो है लेकिन इसको दिख नहीं रहा, वध करने का है। तो का या को मारना नहीं चाहता, जो का आशय है
य को मारने का नहीं है, ना ही वह यह जानता है कि यह संभाव्य है कि वह य का वध कर दे, ना उसको यह आइडिया है कि वो य का वध कर देगा। कै य का वध करता है, य का वध हो जाता है उससे फिर भी। अब आप समझे इन लाइनों में? अब मैं इसको फिर समझा देता हूं। एक व्यक्ति मैं है, मैंने गंभीर प्रकोपन दिया, गंभीर एवं अचानक प्रकोपन दिया क को। ठीक, तो पहली शर्त तो पूरी हो गई, गंभीर और प्रकोपन। लेकिन यहां पर जो वध हुआ है वो तीसरे व्यक्ति का हुआ है, दूसरे व्यक्ति का हुआ है जिसका नाम है या। तो क्या वो ये जो, और किया किसने है? का ने किया है। तो क्या कै ने, जो कै ने य का वध किया है, क्या य को मारना चाहता था? नहीं मारना चाहता था। क्या वो जानता था कि ऐसा करने से य की मृत्यु हो सकती? वो ये भी नहीं जानता था। तो य की मृत्यु हो गई, बस भूलवश या दुर्घटनावश हो गई। प्रकोपन किसी और ने दिया था, मृत्यु किसी और की हुई, लेकिन जो दूसरे की तीसरे की मृत्यु हुई भी है वो भूलवश या दुर्घटनावश हुई है। तो यहाँ पर उसको इस अपवाद का लाभ मिलेगा, और हम ये कहेंगे कि ये जो अपराध है वो आपराधिक मानव वध, जो कि हत्या नहीं है, का होगा। ये अपराध हत्या की श्रेणी में नहीं आएगा। बोलो यस और नो। यहां कै ने हत्या नहीं की है, किंतु आपराधिक मानव वध किया है। बोलो यस और नो। महेंद्र, अशोक, विजय, भावना, नीरज, जल्दी से बता दो ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई। तो मैं आप लोगों को समझा पा रहा हूं, राइट? मेरे लिए आसान नहीं है तुम लोगों को समझाना, लेकिन मेरी जिद है कि मैं उस व्यक्ति को भी समझा पाऊं जिसने कभी लॉ पढ़ा ना हो, जिसने कॉलेज में जाता ना हो, जिसने कॉलेज में कभी पढ़ाई ना की हो, लेकिन वो जज बनना चाहता है। मुझे उस व्यक्ति का सपना पूरा करना है। तो लेकिन मैं नहीं कर पाऊंगा अकेला, अगर आप लोगों ने मेहनत नहीं की तो। आपको मेहनत करनी पड़ेगी। जो मैं पढ़ाऊं उसको आप डेली पढ़ोगे, घर पे जाकर 1-2 घंटा बार प्रैक्टिस करोगे, तो अगली क्लासेस आपको जल्दी समझ में आना शुरू हो जाएंगी। अब देखो इतनी बात समझ में आ गई। अब हुआ क्या, एक मैडम थी सुधा कुमारी, उन्होंने ये ढंग से पढ़ लिया। अब वो समझ रही है कि एक दो को तो निपटाऊंगी मैं, एक दो को तो निपटाऊंगी मैं, और फायदा उठाऊंगी इस अपवाद का। ना मुझे फांसी की सजा होगी, ना मुझे आजीवन कारावास की सजा होगी, बच जाऊंगी 2-4 साल, 5-7 साल काट के आ जाऊंगी, लेकिन इसे नहीं छोड़ूंगी मैं। तो मैं अब फायदा उठाऊंगी इस बात का। समझे? ऐसे भी तो प्राणी होते हैं ना जो जो वेल एजुकेटेड होते हैं, प्रोविजंस का बेनिफिट लेते हैं। उन्हीं में से एक सुधा है, उन्हीं में से अशोक डांगी है, उसी में एक नीरज कुमार है, एडवोकेट मुकेश कुमार भी उन्हीं में से है। तो इन्होंने क्या किया, अब ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं, कुछ ऐसा करूंगा कि नाटक होना चाहिए कि इसने मुझे गुस्सा दिला दिया। अब सिचुएशन क्या है, क्या कह रहे हैं, ये जो महेंद्र है, महेंद्र है, क्या कह रहे हैं ऐसे अशोक से, हाथ लगा के दिखा, हाथ लगा के दिखा तू मुझे, हाथ लगा के दिखा तू, बस। होती लड़ाई ना। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, उसने हाथ लगा दिया। तूने हाथ कैसे लगाया मुझे? तेरी हिम्मत कैसे हुई? तूने हाथ लगाया मुझे। समझ रहे हो? ऐसा दिखाया कि बस आपको क्या हो गया है, गंभीर एवं अचानक प्रकोपन हो गया है, और आप आत्मसंयम खो चुके हो। लेकिन यहाँ पर जो प्रकोपन है वो कैसा है, वो मुझे इच्छित है। ऐसा गुस्सा मुझे आए, मैं ऐसा चाहता था। जब ऐसी स्थिति होगी तो भैया, जो लॉ बनाया है उसमें कहा गया कि आपको इस अपवाद का लाभ नहीं मिलेगा। तो इस अपवाद का लाभ कब कब नहीं मिलेगा वो आगे दिए गए, यानी कि अपवाद का भी अपवाद आ गया भैया। ये क्या है? का अपवाद। परंतु देखिए, हम्म मैं भी हूं अभिजीत कुमार, ओके साहब आप भी हैं। भाई सबका नाम नहीं लिया था कई बार। किसी व्यक्ति का वध करने या हानि अपहानि करने के लिए अपराधी द्वारा प्रति हेतु के रूप में इप्सित ना हो या स्वेच्छा प्रकोपित ना हो, यह भी आवश्यक है।
कि ये जो प्रकोपन है, जो गंभीर एवं अचानक प्रकोपन है, वो कैसा ना हो, वो ऐसा ना हो, इप्सित ना हो, इस वर्ड को पकड़ो, या स्वेच्छा प्रकोपित ना हो। ये समझ रहे हैं अभी अभिजीत? इप्सित ना हो, स्वेच्छा प्रकोपित ना हो। क्या मतलब है इसका? इप्सित, मेरी इच्छा नहीं थी कि मुझे गुस्सा दिलाओ, पहले पहले मैं गुस्सा आएगा तुम्हारी बातों से और फिर मैं तो मार दूंगा। तो क्या वो सेल्फ प्रोवोकेशन वाली बात है? आप चाहते हैं कि आपको कोई गुस्सा दिलाए, तो ये देखना पड़ेगा कि जो गंभीर एवं अचानक प्रकोपन है, जो गंभीर एवं अचानक प्रकोपन है, वो इप्सित ना हो। मींस वो ऐसा ना हो कि सामने वाली पार्टी ने से दिलवाया गया हो कि तू ऐसा कुछ काम कर मुझे गुस्सा आए। स्वेच्छा प्रकोपित ना हो, कि मैंने ही अपनी इच्छा से ही मैंने अपने आप को गुस्सा दिलवाया है। आप ये बात समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं आप? ये किस लिए? अपराधी द्वारा प्रति हेतु के रूप में, प्रति हेतु के रूप में, मैं इंग्लिश में भी समझा देता हूं भाई, देखना हिंदी के लिए भी इंग्लिश की जरूरत पड़ती है कई बार। वॉलेंटरली प्रोवोक्ड एज एन एक्सक्यूज फॉर किलिंग और डूइंग हार्म टू एनीवन, सॉट और वॉलेंटरली प्रोवोक्ड, वॉलेंटरी प्रोवोक्ड एज एन एक्सक्यूज, प्रति हेतु के रूप में होता है, एक्सक्यूज बोलते हैं इंग्लिश में, आपको अब समझ में आएगा। एक्सक्यूज के रूप में, बहाने के रूप में, ऐसा ना हो। अगर ऐसा होगा, अगर ऐसा होगा कि वो बहाने के लिए आपने गंभीर एवं अचानक प्रकोपन आया होगा, तो फिर आपको इस अपवाद का लाभ नहीं होगा। बोलो जय श्री राम। इतना समझ में आपको आया या नहीं आया? क्योंकि ये बड़ी टेक्निकल चीज हो गई है। देखो क्या टेक्निकल है। कब मर्डर होगा, एक बात, कब मर्डर होगा, ऐसे मानते हैं मर्डर, ठीक है। अब आ गया अपवाद नंबर एक। कब अपवाद नंबर एक में आ जाएगा, यानी कि अब उसका अपराध जो है हत्या की जगह क्या रह जाएगा, आपराधिक मानव वध रह जाएगा। और अपवाद नंबर वन में क्या है, गंभीर एवं अचानक प्रकोपन। लेकिन इसका भी एक अपवाद आ गया कि अगर आपने जो गंभीर एवं अचानक प्रकोपन है वो आपने एक्सक्यूज के रूप में लिया हो, वो सॉर्ट हो, वॉलेंटरली करवाया हो आपने, इप्सित हो, तो फिर आपको इसका लाभ भी नहीं मिलेगा। बोलो हाँ या ना? बेयर एक्ट में कौन सा प्रोविजन है भाई? सेक्शन 101 में जाओ, क्या बात कर दी आपने। 101 बीएनएस का, 300 आईपीएस का, ए बीएनएस का, बीएनएस का 101, 300 का बी आईपीसी, ठीक, आईपीसी। इनमें जाओ एक्सेप्शन वन। एक्सेप्शन वन का फिर है में ए पार्ट। दूसरा आ जाइए अब, खा पॉइंट आ जाइए। किसी ऐसी बात द्वारा ना दिया गया हो जो कि विधि के पालन में या लोक सेवक द्वारा ऐसे लोक सेवक की शक्तियों के विधिपूर्ण प्रयोग में की गई हो। अच्छा, देखो जी, एक फिल्म आई थी, रेड थी शायद वो, जिसमें वो रेड डालने जाते हैं तो गुस्सा आ गया सामने वाली पार्टी को। या देखो अभी वेस्ट बंगाल में घटनाएं घटी थी, जब ईडी के कुछ ऑफिसर्स एक जगह रेड डालने गए थे, तो वहां पर उन पर पथराव हो गया था, उन पर भीड़ थी ना। तो लेकिन वो क्या कहते हैं, ईडी का जो ऑफिसर है, जो ईडी के जो ऑफिसर हैं वो क्या कर रहे थे, वो क्या थे, वो लोक सेवक थे, वो लोक सेवक, वो अपनी शक्ति का प्रयोग कर रहे थे विधि प्रयोग में, और आपको उससे गुस्सा आ गया। आप अरेस्ट करके दिखाओ, आप हमारे घर में घुस के दिखाओ, ना टांगे तोड़ दी हमने, ना आपके जान ले ली हमने, तो भैया काहे गुस्सा कर रहे हो? ये लोक सेवक है। लोक सेवक के कार्य से, लोक सेवक के कार्य से यदि आपको गंभीर एवं अचानक प्रकोपन भी आता है और उसकी आप मृत्यु करते हो, तो आपको इसका लाभ नहीं मिलेगा। बोलो यस और नो?
या आपको गुस्सा कौन सी बात में आया है? विधि के पालन में कोई बात की गई है, एज पर लॉ कोई कार्य किया जा रहा है, समझे? तो वारंट करने गए थे और अरेस्ट करने गए थे, नहीं करने दे रहे हो, और आपको लगता है कि आपको क्या आ गया था, जनाब ये हमारे घर में घुस आए थे, और आप क्या कहते हैं, मुझे गंभीर एवं अचानक प्रकोपन आ गया था जिससे मैं अपनी आत्म संयम की शक्ति खो चुका था। भैया नहीं चलेगा यहाँ पर ये वाला काम, यहाँ पर भी आपको अपवाद एक का लाभ नहीं मिलेगा। एक बार आप समझ लोगे ना, क्योंकि कई बार क्या होता है, इंसान ना झिझक में नहीं पूछ पाता कि मेरा क्वेश्चन ऐसा ना हो कि सर को बुरा लग जाए, इतनी छोटी सी बात पूछ ली। आपको झिझकने की जरूरत नहीं है, मैं पढ़ाऊं या कोई और फैकल्टी पढ़ाए, आप प्रश्न पूछो, आपको उत्तर देना हमारा दायित्व बनता है। एक बार ढंग से ऐसे पढ़ लिए, एक एक शब्द की व्याख्या समझ ली, फिर लॉ हल हुआ है, फिर कुछ है नहीं। हम्म। ठीक। ग पर आ जाइए, तीसरा क्या है? किसी ऐसी बात द्वारा ना दिया गया हो प्रकोपन जो प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के विधिपूर्ण प्रयोग में की गई हो। प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार में की गई हो, क्या मतलब? मान लीजिए, मान लीजिए मुझे, मुझ पर किसी ने हमला किया, तो मैं रोकूंगा, उसके हाथ भी रोकूंगा। मेरा हाथ पकड़ रहे हो तुम, मुझे रोकेगा? ढाए ढाए ढाए। तो मैंने उसके हाथ क्यों रोके थे? प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार में, इन द एक्सरसाइज ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। आपको उससे ही गुस्सा आ गया, तो उस गंभीर एवं अचानक प्रकोपन का लाभ आपको यहां पर नहीं मिलेगा। समझे आप? उस गंभीर और अचानक प्रकोपन का लाभ इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि वो आपने प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के उत्तर में आपको आया है, तो यहां पर भी आपको लाभ इसका नहीं मिलेगा। हम्म। और एक स्पष्टीकरण है, उसको अच्छे से समझ लीजिए, क्या है ये? कि प्रकोपन इतना गंभीर और अचानक था या नहीं, यही प्रश्न है, कि भैया प्रकोपन इतना गंभीर अचानक था या नहीं कि अपराध को हत्या की कोटि में जाने से बचा दे। यह तथ्य का प्रश्न है। तथ्य का प्रश्न का मतलब क्या होता है? जब ये लाइन कई जगह मिलेगी आपको, तथ्य का प्रश्न है। तथ्य का प्रश्न का मतलब ये है कि ये हर केस में अलग अलग कहानी होगी, अलग अलग घटनाक्रम होंगे, और उन घटनाक्रमों का आकलन करके ये पता करेंगे कि भाई ये गंभीर एवं अचानक प्रकोपन का केस है या नहीं है। तो इसको हम जब हम केस टू केस स्टडी करते हैं या हर केस के फैक्ट्स पर डिपेंडेंट होते हैं, तो ये कहा जाता है कि ये तथ्य का प्रश्न है। ठीक है? तो हर केस की, किसी की हत्या किस घटना में हुई, कौन सा आसपास की घटनाएं क्या घट रही थी, क्या हालात थे, ये सबका अलग अलग होगा नहीं होगा? तो उन सब की सभी घटनाओं का आकलन करके ये निर्धारित करा जाएगा कि प्रकोपन इतना गंभीर और अचानक था कि नहीं कि हत्या की कोटि से बाहर चला जाए अपराध। वरना हर एक आदमी कहेगा सब मुझे तो गंभीर और अचानक प्रकोपन हो गया था। तो भैया हम भी तो सुने कैसे हो गया था, मुझसे टॉफी ले ली थी इसने। अरे यार पगला रहे हो क्या? टॉफी लेने से, कोई हल्की फुल्की चीज लेने से इतना अपराध है, इतना गुस्सा आ जाएगा किसी इंसान को? बिल्कुल झूठ बोल रहे हो, कोई गंभीर अचानक प्रकोपन नहीं होगा तुम्हें, है ना? इससे मेरी बहन को छेड़ा था। हाँ ये ग्राउंड हो सकती है, किसी भाई को ऐसा गुस्सा आ सकता है। ये हुआ तथ्य का प्रश्न, घटनाओं को, हालात का जायजा लेकर के डिसाइड करना कि गंभीर एवं अचानक प्रकोपन था या नहीं था, सफिशिएंट था या नहीं था। ये हो तथ्य का प्रश्न। बोलो यस और नो, कर लेंगे आप लोग? तो इसके देखो अब दृष्टांत हैं, ये आप लोग खुद करोगे। दो दृष्टांत मैंने पढ़ दिए थे आपको, ग, घ, ड़, ये तीन, चार, ये चार पांच जो दृष्टांत हैं, जो एग्जाम्पल्स हैं, मैंने पढ़ दिए हैं, समझा दिए हैं, आपको ये खुद करने हैं अभी, ये आपका होमवर्क है। ठीक। अब मुझे बताइए, किसी को कोई क्वेरी हो तो मुझसे पूछ सकते हो आप। हाँ, जो 3 आवर्स का है वो हम लोग कोशिश करेंगे 7 तक खत्म हो जाए। 4 to 7 समझ लीजिए, या 5 to 8 समझ लीजिए, यही ब्रैकेट रहेगा, 4 to 7 या 5 to 8। उसमें बीच में ब्रेक भी करेंगे, देखो 3 घंटे लगातार क्लास आप नहीं कर पाओगे, तो और ऑनलाइन में भी आंखें भी दर्द करती हैं, तो 15 से 20 मिनट या आधा घंटे का टी ब्रेक वगैरह भी रहेगा।
और कोई क्वेश्चन पूछना तो पूछिए मुझसे। देखो 6 से क्या होगा महेंद्र, 6 से 9 करना, फैकल्टीज भी दो अच्छी अच्छी फैकल्टीज का भी है, दिक्कत आती है उसमें, मैं उसका कमेंट नहीं कर सकता अभी। हम्म। तो आप लोग अच्छे तरीके से डिसाइड कीजिए और अपने अपने एडमिशन सब शुरुआत कराइए। जिन लोगों ने दो तीन या दो दो मिनिमम दो वो ले लिए हैं, अब हम उनको कोई भी डबल क्लास नहीं देंगे। मेरी मेरी क्लास तीसरी होगी, दूसरी फैकल्टी ने भी 2 क्लास ली है। अब किसी को निर्णय लेने के लिए सफिशिएंट है। जुडिशरी की पढ़ाई इतने बढ़िया तरीके से इतनी कम फीस में नहीं हो सकती। हम लोग भी शुरू में बैच बना रहे हैं। विधि की फीस अच्छी खासी होती है और हम लोग इसको वहां तक लेके जाएंगे बाद में। लेकिन आपके एडमिशन हम लोग बहुत डिसेंट उस पर कर रहे हैं। अलग अलग कोर्सेज हैं, आप इसका लाभ उठाइए, मैं तो यही कहूंगा आपसे। ठीक है। जो लोग ऐसे हैं जो अभी बिगिनर्स हैं, जो एलएलबी के फर्स्ट ईयर में है, सेकंड ईयर में है, तो हमारे कोर्सेज ऐसे भी हैं जिनकी वैलिडिटी ऐसी है कि टिल फाइनल सिलेक्शन, तब तक पढ़ते रहो जब तक कि आपका सिलेक्शन ना हो जाए। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो चाहते हैं कि भाई अभी मैं खर्चा नहीं करना ज्यादा, तो पर मंथ की स्कीम में भी आ सकते हैं। 2,500 रुपये प्रति माह की फीस रखी गई है अभी, और वो भी केवल पहले 10 एडमिशन्स के लिए बस। उसमें भी जरूरी नहीं है सब लोग उसी में आए, लेकिन जो चाहते हैं कि ऐसी स्थिति में आए तो वो अपना एडमिशन करा के कंटिन्यू कर सकते हैं। या अभी ऐसा कर सकते हैं कि अभी सर हम प्रति माह में चल रहे हैं और अगले महीने फिर हम कन्वर्ट करा लेंगे, इसको अपग्रेड करा लेंगे। तो ऐसा कोर्स भी है जिसमें आप तब तक पढ़ते रह सकते हैं जब तक कि आपका सिलेक्शन नहीं हो जाए। और ऐसे कोर्सेज भी हैं जो प्रति माह के हिसाब से आप 15 महीने में हम लोग इस कोर्स को खत्म कर देंगे। पर मंथ फीस में, पर मंथ वाले उसमें जिसमें आपने कर दिया 15 महीने तक हम कोई फीस नहीं बढ़ाएंगे। जो पर मंथ की स्कीम में आएंगे वो 15 मंथ्स के लिए लॉक्ड हो जाएगी उनकी फीस। हाँ, वही वही देंगे, नेक्स्ट 15 मंथ तक उनकी वही फीस रहेगी। बोलिए और बताइए और कोई। बस पर मंथ वालों से मेरी ये गुजारिश गुजारिश रहेगी कि वो अपना डेट ऑफ एडमिशन का ध्यान रखें और अपने आप ऑटोमेटिकली पीछे ना फॉलो करना पड़े उनको, बस ताकि उनको भी एम्बेरसमेंट ना हो और कहने वालों को भी ना हो कि भाई फीस जमा कराए बस। और कौन कौन है बताइए जल्दी से, कम ऑन फास्ट। किसी का कोई प्रश्न तो मुझसे पूछ लीजिए अभी आप ही। देखो चलिए मैं आपको थोड़ा कोर्स की डिटेल देता हूँ सब लोगों एक साथ। ये हमारा है हिंदी, हिंदी माध्यम, विशुद्ध हिंदी माध्यम का कोर्स है ये। हमारी प्लानिंग ये है जैसे कि इंग्लिश मीडियम की क्लासेस चलती हैं 3 आवर्स की, उसी तरीके से इसको भी 3 आवर्स पर डे, 5 डेज पर वीक उसी तरीके से चलाया जाए, उस तरीके से चलाएंगे हम। पूरी टीम पढ़ाएगी, मैं पढ़ाऊंगा और भी फैकल्टीज होंगी। और हमारी पूरी कोशिश है ये 15-15 मंथ्स में हम आपका कोर्स समाप्त कर दें। ठीक, ये हमारी प्लानिंग है। इसमें जीएस भी आ जाएगी, इसमें आपका लॉ भी होगा, इसमें वो सब कुछ होगा, इसमें प्रीलिम्स के टेस्ट पेपर भी होंगे, इसमें आपके मेंस की आंसर राइटिंग क्लासेस की भी ट्रेनिंग दी जाएगी, जजमेंट राइटिंग की भी ट्रेनिंग दी जाएगी। मतलब ये कि जिस जो जो कुछ चाहिए कोचिंग के लिए वो सब कुछ कराया जाएगा इसमें। एक तो ये हो गया, ये क्या हो गई, लाइव क्लासेस हो गई, जैसा कि हम ले रहे हैं क्लासेस। ये तो 15 मंथ्स का हो गया, बात खत्म हुई, आपने 15 मंथ्स का कोर्स खत्म करा। 1 महीने की और हम एक्स्ट्रा वैलिडिटी दे देंगे ताकि आप उसको रिवाइज कर सको पुराने कोर्स को, आपका कोर्स खत्म। तो उसकी पेमेंट में क्या रहेगा, या तो आपने लमसम कर दिया, वन टाइम पेमेंट कर दी, वन टाइम पेमेंट कर सकते हैं ऑप्शन ये, या आप उसको 2 या 3 इंस्टॉलमेंट्स में कर दीजिए तो फीस अलग हो गई। एक तीसरे वो व्यक्ति हो सकते हैं जो कहते हैं कि भाई अभी हम उतना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, कोई दिक्कत है, उनको भी ध्यान में रखते हुए उनको कहा गया कि वो 2500 रुपये प्रति मंथ की स्कीम में जा सकते हैं, कभी भी खत्म कर सकते हैं, कभी कंटिन्यू कर सकते हैं। इनकी फीस 15 मंथ्स तक सेम रहेगी, ये रहेगी इस तरीके से। ये ट्यूशन टाइप हो गया एक तरीके से। एक चीज और है हमारे पास फिर इससे अलग, एक हमारा वीडियो क्लासेस कोर्स है। वो क्या है, इंग्लिश मीडियम में, देखो मैं पढ़ाता तो इंग्लिश मीडियम में हूँ, लेकिन उसमें बाइलिंगुअल है, उसको उसकी आप डेमो क्लासेस लेकर एक्सेस ले लीजिए, 1 हफ्ते की फ्री क्लासेस करके देख लीजिए। वो इंग्लिश मीडियम में, बेरेक्ट उसमें इंग्लिश मीडियम में लिखा होगा, लेकिन बाइलिंगुअल पढ़ाया गया है।
ये जो कोर्स है, ये जो एलएलबी जो फर्स्ट ईयर में स्टूडेंट है, या अभी 4-5 साल 2-3 साल बचे हुए हैं, इसकी वैलिडिटी हम लोग ऑफर कर रहे हैं टिल फाइनल सिलेक्शन। ये भी मतलब ये कोर्स भी होगा पूरा, वीडियो क्लासेस कोर्स चला गया पूरा, और जो लाइव क्लासेस चलेंगी ये चलेंगी यहाँ पर, ये भी फाइन टिल फाइनल सिलेक्शन। जब तक पढ़ना है तब तक पढ़ते रहो, रिपीटेडली बार बार रिवीजन करते हो। एक बार फीस होगी वन टाइम, उसके बाद में कोई फीस नहीं। तो एक वो वाला कोर्स है। तो जिनको जिसमें जाना हो, इसकी फीस शायद थोड़ा सा ज्यादा होगी, लगभग मेरे ख्याल से 70,000 के आसपास होगी इस वाले कोर्स की। इस लेकिन ये 1.5 लाख का कोर्स, 1.5 पौन 2 लाख का कोर्स, बहुत 70,000 में लगभग 70% डिस्काउंट पे दे रहे हैं, ये भी है। तो हर व्यक्ति के लिए ऐसा कर दिया गया है कि हर एक व्यक्ति अपनी इच्छा से अपनी पसंद का कोर्स चुन सकता है, और हर व्यक्ति के रीच में है, एक क्वालिटी एजुकेशन है। वीडियो क्लासेस एक बार आप कर लेंगे, अगर आपके मुक्त कंठ से आपने प्रशंसा नहीं की, तो मेरा नाम विजेंद्र नहीं। ये गारंटी देता हूँ आपको, ये कोर्स इतना इफेक्टिव है। इस कोर्स की फीस पहले 90,000 रुपये थी, ओनली इस कोर्स की, जो कि आपको इस कोर्स में दिया जा रहा है। इसमें इसी कोर्स को करके कितने ही स्टूडेंट फर्स्ट टाइम में जुडिशरी का सिलेक्शन पा चुके हैं। इसको आप मेरी बात मत मानो, एक हफ्ते की फ्री में एक्सेस लेके देखो कि हाँ कितना कोर्स इफेक्टिव है ये। उसमें सब कुछ मिलेगा आपको, सारे सारे मेजर एक्ट, सारे माइनर एक्ट, सारे लोकल एक्ट, सब कुछ है वो। और ये तो है ही है, लाइव क्लासेस तो है ही है, हिंदी की लाइव क्लासेस भी। तो ये कॉम्बिनेशन है दोनों का, हिंदी लाइव क्लासेस का भी और वीडियो क्लासेस का भी कॉम्बिनेशन है। तो उस तरीके से है। और नहीं तो आपको कोई नहीं कह रहा आप इस कोर्स में जाओ, आप आराम से आप पर मंथ वाले कोर्स में जा सकते हो, लेकिन अब शुरू करो बस आप लोग अभी। ये क्लासेस जो हैं, आप हमारे जो भी एग्जीक्यूटिव हैं जिन्होंने आपको जोड़ा होगा इस क्लास से, उनसे कहना कि हमें FC1 कोर्स की एक्सेस दे दीजिए, 7 डेज की डेमो क्लासेस दे दीजिए, वो आपको प्रदान कर देंगे। ठीक है, उसको आप देख सकते हैं इन एडिशन। और वरना आप ऐसा कर सकते हैं, आप अभी सबसे मैं कहूंगा कि ज्यादा चक्कर में ना पड़े, 2500 रुपये प्रति मंथ वाला कोर्स में अभी लें। जब आपका और विश्वास जम जाएगा, उसकी डेमो क्लास ले लीजिए। इन बिटवीन फिर आप जब डिसाइड करने की पोजीशन में जाएंगे, तब अपने कोर्स को चेंज करा लेना, और वो 2,500 रुपये उसमें एडजस्ट करवा लेना। सबसे बढ़िया आपके लिए, मैं आपके फायदे की बात बता रहा हूँ। अभी मात्र 2500 रुपये में दे करके अपनी कोचिंग शुरू करो बस। सही है नहीं? बोलो कि इससे अच्छा कुछ नहीं है। इन बिटवीन आप बाकी सारे कोर्सेज की जानकारी कर लेना, उनकी डेमो ले लेना, उनको अच्छी तरह से परख लेना, आपका मन करे तो उसमें चले जाना, बेस्ट है वो। उसमें सब कुछ इंश्योर्ड है टिल योर फाइनल सिलेक्शन। आपको 5 साल पढ़ना है, 7 साल पढ़ना है, मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है, खूब जम के पढ़ाई करो, कोई दिक्कत नहीं। ये 2500 रुपये की जो फीस है, इसमें जीएसटी भी इंक्लूड हो जाता है। आपको मैं जानकारी बता दूं तो 18 लगभग 360 रुपये का, तो इसमें जीएसटी ही होगा। इसलिए इसमें अब डिस्काउंट की बात मुझसे तो कोई ना करे प्लीज, देखिए। क्योंकि जितनी मेहनत से पढ़ाया जा रहा है, 3 घंटे की हम क्लासेस देंगे। अब 1 घंटे की क्लास नहीं है, 3 घंटे की क्लास है आपकी। आप उनकी देख लो, सारी ही ऐसी क्लास देखो, एक एग्जैक्टली तो अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र का स्टाइल अलग अलग ही होगा ना, लेकिन हाँ वो अपने आप में अलग होगा। वो अर्थ उनका स्टाइल पढ़ाने का अलग होता है, लेकिन पढ़ाएंगे वो ही बहुत अच्छा करके। तो आपको कोई बहुत बड़ा रिस्क नहीं ले रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ आपको केवल 2,500 में शुरू करो आप लोग अभी। 2,500 इज नॉट ए रिस्की थिंग फॉर यू, है कि नहीं है? नोट्स आपको प्रोवाइड करे जाएंगे ऐप पर ही। जो बेरेक्ट है वो तो है ही, आप खुद भी कर सकते हो बेरेक्ट में, तो अच्छी बात है, बेरेक्ट में निशान लगाओ। और उसके अतिरिक्त जो नोट्स बुक में मिलने चाहिए, वो आपको नोट्स दिए जाएंगे साथ साथ आपको। मुकेश, आप सर अपनी टीम से बात करना, बोलता हूँ मैं, पीडीएफ मिलेंगी, हाँ पीडीएफ फाइल मिलेंगी आपको। लेकिन अब ये पर मंथ का है, ये जो है संडे 6 PM तक का है बस ये। क्योंकि पर मंथ में बहुत दिक्कतें होती हैं, बार बार फोन करने पड़ते हैं, बार बार वो करने पड़ते हैं। हम पर वन टाइम फीस आ जाती है, बच्चा पढ़ता रहता है। हर महीने का बड़ा ब्यादा वाला है, लेकिन हम लोगों ने किया है शुरू। जिसको अवेल करना होगा वो अब क्विक डिसीजन लेके कल तक करवा लेगा रजिस्ट्रेशन बस। टेस्ट महेंद्र होंगे, पहले कुछ बुक कोर्स तो खत्म हो जाए टेस्ट के लिए, उसके बाद में वीकली टेस्ट होना शुरू हो जाएंगे। जैसे किताब हो जाएगी, फिर हमारे वीकली टेस्ट होते हैं हमेशा।
वीकली टेस्ट होंगे, इसी कोर्स में होंगे, और मैं तो डेली ही पूछूंगा आप लोगों से। और पूछिए, और कोई क्वेश्चन आप लोगों का? शाबाश। नोट्स की पीडीएफ फाइल मिलेंगी, और वीकली टेस्ट हुआ करेंगे आपके। टेस्ट आपके शुरू होंगे, पहले कम से कम एक किताब खत्म हो जाए। महेंद्र देखो, अलग अलग इनका महेंद्र का क्वेश्चन है कि कोर्स कंप्लीट होने के बाद रिवीजन टेस्ट होते हैं क्या? जिस कोर्स में आपने एडमिशन लेंगे उसी कोर्स की आपको सुविधाएं मिलेंगी। मान लीजिए किसी ने एक ही महीने प्रति माह पे कोर्स किया, प्रति माह में उसका खत्म हो गया, वो जितने टेस्ट होंगे मिल जाएंगे उसी उसमें। जिसने टिल फाइनल सिलेक्शन लिया है उसके लिए तो क्लासेस भी चलती रहेंगी, वो भी होता रहेगा उसका वो। जो हमारे यहाँ फाउंडेशन कोर्सेज उसमें आएंगे। हमारे यहाँ क्या होता है देखिए, हमारे यहाँ इंग्लिश मीडियम में पर वीक टेस्ट होते हैं। उनकी एक टेस्ट सीरीज ऐसे बना के दी हुई है, जब 24/7 खुद अपनी ही नॉलेज को टेस्ट कर सकते हो, तब तक पढ़ सकते हो जब तक कि आपका फाइनल सिलेक्शन ना हो जाए। तभी हमारे इंग्लिश मीडियम के बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, और वो सारी एफर्ट्स हम हिंदी मीडियम में कर रहे हैं। आप केवल पढ़ने वाले बनो, बाकी सारी जिम्मेदारी मुझ पे छोड़ दो आप बस। ठीक है, थोड़ा सा आपको विश्वास करना पड़ेगा, अपने पर भी और मुझ पर भी। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि बहुत ज्यादा हम आपसे अपेक्षा नहीं कर रहे हैं अभी। अभी केवल 2,500 रुपये से कल शाम तक आप लोग अपना एडमिशन करा के अपनी पढ़ाई शुरू कीजिए। इस बीच में आप अपना हमारी क्लासेस को भी देखेंगे, जज भी करेंगे चीज़ों को, और बाकी कोर्सेज को भी हम लोग अपने डेमो क्लासेस देंगे आपको समझ के। जिसमें आपको मन करेगा उसको कंटिन्यू कर सकते हैं आप लोग। देखिए टाइम जो है, टाइम प्रपोज जो है, वो चांसेस यही है 4 to 8 PM के बीच में कहीं रहेगा। 4 से 7 हो सकता है, 5 से 8 हो सकता है, या हो सकता है कि 30 मिनट आगे पीछे हो जाए वो। बस मैक्सिमम 4 से 9 के बाद मान लीजिए 4 PM, या यहाँ पे एक्स 3 PM to 9, 3 PM तो नहीं कर पाएंगे। 4 PM to 9 PM के बीच में कहीं पर भी 3 घंटे की क्लासेस हम आपको देंगे इसमें। जो सभी जो जो ऐड जो हुए वो सब वो कराएंगे वो तो इसमें। हाँ, जो अब तो बीएनएस ही पढ़ाएंगे, नए सब्जेक्ट ही पढ़ाएंगे हम आप लोगों को, 1 महीने बाद तो लागू हो जाएंगे वो। यस यस यस, सब कुछ कराएंगे। देखो बीएनएस है, आईपीसी एक ही चीज है, सेक्शन अलग अलग हो गए हैं बस। जैसे हम पढ़ ही रहे हैं, मर्डर पढ़ रहे हैं ना, कल्पल होमिसाइड, क्या फर्क पड़ता है, दोनों में आ रहा है, संख्या अलग है बस। सब 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 कुछ सब कुछ। हम आपको आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस दोनों, पहले वाले का भी इनका भी कंपैरेटिव पढ़ाएंगे ताकि कंफ्यूजन ना हो आप लोगों को। सीपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट, टीपीए, पार्टनरशिप, लिमिटेशन, एसआरए, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, हिंदू एडॉप्शन एक्ट, हिंदू मैरिज एक्ट, सक्सेशन एक्ट, गार्जियनशिप एक्ट, ये सब कराए जाएंगे आप लोगों को। कोर्स सब कुछ कराया जाएगा। कोर्स को हम लोग कैसे छोड़ेंगे, जज कैसे बनोगे अदरवाइज आप लोग, है ना? निधि का क्वेश्चन है, क्या एमपी के लोकल एक्ट होंगे? देखिए इसमें आपको ये कहूंगा कि हो सकता है उस 15 महीने में नोटिफिकेशन अगर एमपी का आया तो हम लोग करवाएंगे उसको, नहीं तो हमारे पास बायलिंगुअल ऑलरेडी उनकी रिकॉर्डिंग भी है, हम उसमें करवाएंगे। लेकिन कोर्स की ड्यूरेशन में अगर खत्म हो नहीं आया, कोर्स के चलते हुए जो जो नोटिफिकेशन आएंगे हम उन वो वाले कोर्सेज को करवाते हैं। जैसे मान लीजिए यूपी का आ गया तो यूपी की जरूरत पड़ेगी, राजस्थान का है तो राजस्थान का कराएंगे, उस तरीके से होता है। अदरवाइज 8-10 स्टेट्स है, 8-10 स्टेट्स के लोकल एक्ट को एडवांस में कराना आप समझिए संभव ही नहीं है 15 महीने में, या फिर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा क्लासेस में, है कि नहीं है? लेकिन हाँ वो यहाँ पर करवाए जाते हैं, ये बात पक्की है। हाँ उत्तराखंड भी है। ऑल स्टेट्स आर कवर्ड भाई, ऑल स्टेट्स आर कवर्ड। आप खुद सोचो, हम कोचिंग में किसी एक स्टेट का क्यों कराएंगे, सभी का कराएंगे ना। और पूछिए। तो ठीक है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं तो बता के ही चलता हूँ, कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से, वो सब कराया जाएगा।
यस 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 यस, मेंस की प्रैक्टिस भी कराई जाएगी, प्रीलिम्स की प्रैक्टिस कराई जाएगी। आपको हम सारी लिस्ट देंगे, हम कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, ठीक है ना। मेरा तो सिर्फ इतना मकसद है कि मैं जो ऐसे गंभीर स्टूडेंट्स हैं जो वाकई पढ़ना चाहते हैं, और खास करके जो गर्ल्स हैं जो जिनको ये अवसर ही नहीं मिलता बाहर का, लेकिन उनको अच्छी पढ़ाई मिल जाएगी, एजुकेशन मिल जाए तो वो कमाल कर सकती हैं, बस मैं वहां तक पहुंच जाऊं। उनके जीवन में अगर जरा सी मुस्कुराहट में ले पाया तो मेरा जीवन सफल है, यही मेरी बॉटम लाइन है। तो आपके लिए विधि जुडिशल अकेडमी वो सब करेगी जो कि जो जज बनने के लिए आवश्यक हो। बस मेरी आपसे यही एडवाइस है और प्रार्थना भी है कि आप इस अवसर का लाभ उठाएं और जम के पढ़ाई करें बस। और जो जो मैं बीच में ट्रिक्स देता रहूं उसको अलग से रजिस्टर पर लिखते रहना कि सर कैसे चाहते हैं। एक बार आंख मूंद कर अंधविश्वास करके पढ़ना शुरू कर दो, आप कब जज बन जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। बस डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए, लगातार पढ़ना है बस कुछ दिन। मैं ये मान के चलता हूं कि इस धरती पर जो सबसे मूर्खतम व्यक्ति हो, जिसने लॉ कभी ना पढ़ा हो, मुझे उसको लॉ पढ़ाना है, और उतने जीरो से पढ़ाना है और उसको वहां तक लेके जाना है जहां पर वो जज बन सकता हो। सिर्फ इतनी सी बात है, वो व्यक्ति पढ़ना चाहता हो, वो मेहनत करना जानता हो, करने को तैयार हो, लेकिन उसने पढ़ाई भी नहीं करी, पढ़ना अब भी नहीं चाहता, तो उसका मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, वो तो ना ही आए मेरी क्लास में। बस बस इतना समझ लीजिए, अगर कोई व्यक्ति आप में से आज तक जिसने कभी ना पढ़ाई की हो, बिल्कुल जीरो हो पढ़ने में, वो भी जज बन सकता है। जज बनना इतना मुश्किल काम नहीं है, लेकिन आज के बाद में आप कितना पढ़ोगे ये डिपेंड करता है, ये इम्पोर्टेंट है, ये अति महत्वपूर्ण है। आपने मेहनत नहीं की बाद में तो फिर, तो मेहनत नहीं करोगे तो फिर को भगवान भी कैसे हेल्प करेंगे, मैं तो हुई क्या चीज, है ना। लेकिन हाँ, आप लोग वीडियो क्लासेस कोर्स का जो है मेरा वो वाला कोर्स भी करना। आपको वो उसको बहुत हिंदी मीडियम वाले करते हैं। आज तक पिछले 5 साल में कम से कम 100 स्टूडेंट्स उसी से पढ़ रहे हैं। चलिए, अब कल तक अपने रजिस्ट्रेशन कराइए आप लोग, और किसी को कहीं कोई दिक्कत आ रही हो, कोई बात हो, तो मैं आपको चलिए अपना नंबर दे देता हूँ। ये मेरा पर्सनल नंबर है, ठीक है, व्हाट्सअप कर सकते हैं मुझे आप लोग। बाय बाय।